हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ट्रीटमेंट ऑफ आइटम एसोसिएटेड विथ परचेज ऑफ मटेरियल। मतलब हर एक आइटम का हम लोग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं जो परचेज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। सीरियल नंबर, आइटम और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो। फर्स्ट आइटम है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस इफ इट इज नॉट शोन एज डिडक्शन इन द इनवॉइस। ट्रेड डिस्काउंट जो डिडक्ट कर देंगे परचेज प्राइस से अगर शोन एज अ डिडक्शन इन द इनवॉइस, अगर इनवॉइस में से डिडक्टेड नहीं है तो। डैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया और सप्लायर ने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, डैट इज 10,000 रुपीज़। तो आप लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 लाख के बदले 90,000 का रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जो मिला आप लोग को बार्गेनिंग की वजह से हुआ। एक्चुअल आपने मटेरियल के लिए कितना पे किया, 90,000 रुपये पे किया, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द परचेज प्राइस। सेकेंड क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस, इट इज ए फाइनेंशियल नेचर आइटम। कैश डिस्काउंट जो होता है वो डिडक्ट नहीं करते हैं परचेज प्राइस से। क्यों नहीं डिडक्ट करते हैं, ये फाइनेंशियल नेचर का होता है, इसकी वजह से कैश डिस्काउंट को हम परचेज ऑफ मटेरियल से डिडक्ट नहीं करते हैं। कि अगर आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान अगर पेमेंट कर देते हो, एक पार्टिकुलर पीरियड में पेमेंट कर देते हो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तभी क्या मिलता है आपको, कैश डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लेस नहीं करते हैं रॉ मटेरियल के कॉस्ट से, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल नेचर आइटम। उसके बाद है सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव। सब्सिडी जो होती है गवर्नमेंट देती है या अदर सोर्स आपको मिल सकता है, डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। सब्सिडी ग्रांट जो मिलेगा, जितना सब्सिडी मिलेगा, जितना ग्रांट मिलेगा, जितना इंसेंटिव मिलेगा, उतना हम कैसे कर देंगे, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ परचेजेस में से। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ परचेजेस है और गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी दे रही है, तो आप 1 लाख रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ लेस कर दोगे, 1 लाख में से 10,000 रुपीज़ लेस कर दोगे, तो आपका नेट कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्या हो गया मटेरियल का, 90,000 रुपये हो गया। ठीक है। आइटम नंबर 4, रोड टैक्स एंड टोल टैक्स इफ पेड बाय बायर इज इंक्लूडेड विथ द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अगर बायर पे कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड करते हैं। जीएसटी, जीएसटी में या तो आईजीएसटी पे करें, या तो सीजीएसटी पे करें, या तो एसजीएसटी पे करें। आईजीएसटी कब पे करते हैं, आईजीएसटी पे करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, और सीजीएसटी एसजीएसटी कब पे करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। इंटर स्टेट सप्लाई कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, जब एक स्टेट से, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से बिहार रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, तो उस सिचुएशंस में जो होता है वो आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो उस सिचुएशन में सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर ही हमने क्या चीज़ किया, रॉ मटेरियल का सप्लाई किया, तो उस सिचुएशंस में हम लोग जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करता है सप्लायर, ठीक है, टैक्स जो कलेक्ट किया सप्लायर, वो हमारे लिए क्या चीज़ होगा, हम लोगों ने पे किया होगा रॉ मटेरियल को परचेज करने के टाइम पे। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब विद इन स्टेट परचेज करें, विद इन स्टेट में अगर सप्लायर है उससे परचेज करें, तो उस सिचुएशन में हमको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना होता है। अगर सप्लायर इनअदर स्टेट में है तो उस सिचुएशन में आईजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई क्या चीज़, सप्लाई कहने का मतलब यहाँ पे इतना समझ लीजिए जो सेल्स वैल्यू है, बिकॉज सप्लाई क्या चीज़ है, वाइडर टर्म है, जीएसटी के अंदर डिस्कस करना है, जो सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन है कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे समझ लीजिए कॉस्टिंग के अंदर सप्लाई कहने का मतलब सेल्स, कि अगर इंटर स्टेट सेल्स होता है तो आईजीएसटी चार्ज करते हैं, अगर इंटर स्टेट सेल्स होता है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करते हैं। इफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल देन नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर आईटीसी अवेलेबल है देन इंक्लूड नहीं करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हम लोग इंक्लूड नहीं करते अगर आईटीसी अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है उस पर आपने
सप्लायर को जीएसटी पे किया होगा, क्योंकि जीएसटी क्या चीज़ है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सप्लायर गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे कलेक्ट किया होगा जीएसटी, ठीक है। तो आपने जीएसटी पे किया, आपने जो जीएसटी पे किया उसका आप लोग कैसे मिल जाता है, गवर्नमेंट बोलती है कि क्रेडिट ले लेना। क्रेडिट किस तरीके से मिलता है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे लेट्स से 10,000 रुपीज़ का जीएसटी पे किया, ठीक है, और आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे सब कस्टमर से कितना कलेक्ट किया, लेट्स से 12,000 रुपीज़ आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे जीएसटी कलेक्ट किया, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है 12,000 रुपीज़। आपने ऑलरेडी कितना पे कर रखा है, 10,000 रुपीज़, जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो गवर्नमेंट कैसे बोलती है कि आपके 12,000 की टैक्स की लायबिलिटी थी, आप मेरे को 12,000 रुपये पे करते, ठीक है, बट आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे गवर्नमेंट को 10,000 रुपीज़ का जीएसटी पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट बोलती है ये 10,000 रुपीज़ का जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आप कैसे ले लीजिए, क्रेडिट ले लीजिए। किससे क्रेडिट ले लीजिए, आपको जो 12,000 रुपये का आउटपुट टैक्स पे करना था, हमको 12,000 रुपये पे करना था, जिसमें से आपने क्या चीज़ किया है, 10,000 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हो सप्लायर के थ्रू। तो आप नेट हमको कितना पे कर दो, 2,000 रुपीज़ पे कर दो, मतलब 10,000 रुपीज़ का हम आप लोग को क्रेडिट दे देती, गवर्नमेंट क्रेडिट दे देती है। तो नेट जीएसटी की लायबिलिटी कितनी बन गई, 2,000 रुपीज़ की हो गई। वही होता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल देन नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर आईटीसी अवेलेबल है तब उस सिचुएशन में हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब हम अगर आउटपुट टैक्स से सेटल कर सकते हैं इनपुट टैक्स को, तो हम कैसे करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। अगर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल देन इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब किस गुड्स पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, किस मटेरियल पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, वो क्या चीज़ है, जीएसटी का सब्जेक्ट है। जीएसटी के सब्जेक्ट में डिस्कस किया जाएगा ये कौन से गुड्स को हम लोग ब्लॉक क्रेडिट के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में साफ मेंशन होगा कॉस्टिंग के अंदर कि आईटीसी अवेलेबल है या आईटीसी नहीं अवेलेबल है। अगर आईटीसी अवेलेबल होगा तो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा तो उस सिचुएशन में हम इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। अब उसके बाद है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज़ पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कस्टम ड्यूटी जो हम लोग पे करते हैं, अगर इंडिया के अंदर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन से, तो उस सिचुएशन में हम लोग को कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं इंडिया के अंदर चाइना से, तो उस टाइम पे हम लोग को कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, बिकॉज वो इम्पोर्टेड गुड्स है। तो ये बोलना चाह रहा है, इट इज़ पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इट इज़ एडेड इन परचेज कॉस्ट। तो कस्टम ड्यूटी जो पे करेंगे इसका क्रेडिट नहीं मिलता, तो इसको कैसे करेंगे, ऐड करेंगे परचेज कॉस्ट में। उसके बाद है डीमरेज। डीमरेज इज ए पेनल्टी इम्पोज बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग एंड ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल। डीमरेज जो है जस्ट लाइक पेनल्टी है, जो कौन इम्पोज करता है, ट्रांसपोर्टर इम्पोज करता है। क्यों इम्पोज करता है, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल गाड़ी से नहीं उतार रहे हो, ठीक है, या रॉ मटेरियल लोड नहीं करवा रहे हो, जिसकी वजह से क्या चीज़ हो रहा है, उसको डिले हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या चीज़ करता है, वो पेनल्टी चार्ज करता है। तो पेनल्टी चार्ज करता है, उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, डीमरेज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का एबनॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट क्यों बोला गया, क्योंकि आप हमेशा आपके बिजनेस के अंदर ये नहीं हुआ कि आप रॉ मटेरियल कैसे करो गाड़ी से ज़्यादा टाइम लो उतारने में। ये कभी कभी हो सकता है क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर की गाड़ी जो थी उससे हम लोगों ने रॉ मटेरियल तुरंत नहीं, इमीडिएटली नहीं उतारा, जिसकी वजह से क्या चीज़ करना पड़ा, हम लोग को कंपनसेट करना पड़ा ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। तो वो रेगुलर रेकरिंग नेचर का नहीं है, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस का अंदर करने होता है, तो ये एबनॉर्मल नेचर का है। तो ये क्या चीज़ हो गया, एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया, क्योंकि हमेशा डिले नहीं होता है अनलोड करने में या अनलोड करने में या अपलोड करने में रॉ मटेरियल को गाड़ी पे, ठीक है। तो ये एक तरीके का
एबनॉर्मल नेचर का आइटम है, इसलिए इसका जो कॉस्ट होता है, जो हम लोग डीमरेज पे करते हैं ट्रांसपोर्टर को, वो एक तरीके का एबनॉर्मल कॉस्ट होता है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। डीमरेज चार्जेस को कहाँ हम लोग डेबिट करते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। उसके बाद है डिटेंशन चार्जेस और फाइन। इट इज इम्पोज फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ रूल और लॉ बाय एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। डिटेंशन चार्जेस और फाइन जो पे किया जाता है, अगर हम किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं रूल का, लॉ का, किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, जैसे हमने क्या चीज़ कर दिया? सिग्नल तोड़ दिया, हमने ओवरलोड कर लिया रॉ मटेरियल को, कैपेसिटी थी 500 टन की, हमने गाड़ी पे रॉ मटेरियल लाया 600 टन, मतलब 100 टन ज़्यादा लाया, जिसकी वजह से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने फाइन लगा दिया 10,000 रुपीज़ का। तो ये 10,000 रुपीज़ का जो हम लोगों ने फाइन पे किया, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ये रिकरिंग नेचर का आइटम नहीं है, क्योंकि हर बार नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसको कस्टमर बॉन्ड नहीं करेगा, बिकॉज ये हमारे फॉल्ट की वजह से हुआ है। तो इसका कॉस्ट कैसे कर सकते हैं? हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं कस्टमर से, बिकॉज अगर हम लोग इसको कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, डिटेंशन चार्जेस को, फाइन को हम लोग कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉस्ट पे हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो अगर हमारा मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, और सेम प्रोडक्ट जो अदर सप्लायर जो डिटेंशन चार्जेस और फाइन उसको इम्पोज नहीं हुआ है, वो तो कम रेट पे देगा कस्टमर को। तो कस्टमर क्या चीज़ होगा? आपके कंपटीटर से परचेज करेगा, आपसे क्यों परचेज करेगा? क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस क्या चीज़ है? ज़्यादा है। तो इसलिए क्या चीज़ करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। डिटेंशन चार्जेस, फाइन, ये सब चीज़ को हम लोग डेबिट करते हैं कॉस्टिंग पीएनएल में, बिकॉज ये सब एबनॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल नेचर का आइटम है। इट इज एबनॉर्मल नेचर आइटम, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल। उसके बाद है इंश्योरेंस चार्ज। इट इज़ पेड फॉर प्रोटेक्शंस ऑफ गुड्स। इंश्योरेंस चार्जेस पे करते हैं गुड्स के प्रोटेक्शंस के लिए। ये ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरीके का नुकसान होता है रॉ मटेरियल का, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है। इट इज़ एडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको ऐड करते हैं इंश्योरेंस चार्जेस को कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर, बिकॉज ये रेकरिंग नेचर का होता है, और जितना भी रॉ मटेरियल आता है उसका हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, इसलिए इंश्योरेंस चार्जेस को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है कमीशन और ब्रोकरेज। इट इज एडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज। कमीशन और ब्रोकरेज को ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेज में। कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कॉस्ट ऑफ कंटेनर में देखेंगे कि कंटेनर रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है। अगर कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है तो इट इज एडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेजेज। नॉन रिटर्नेबल कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया? जिस कंटेनर के अंदर रॉ मटेरियल आया है सप्लायर से, और उसका कॉस्ट है लेट से 10,000 रुपीज़, ठीक है, और वो रिटर्नेबल नहीं है, तो उसके कॉस्ट को जो हम लोग ऐड करेंगे नॉन रिटर्नेबल कंटेनर के कॉस्ट को मटेरियल के कॉस्ट में। दूसरा सिचुएशन है रिटर्नेबल कंटेनर। इस सप्लायर क्या बोलती है कि हमने जो आपको जिस कंटेनर में रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, आप उसको उतार लेना, रॉ मटेरियल को निकाल लेना कंटेनर में से, ठीक है, और उसको रिटर्न कर देना कंटेनर को। उसके बदले में जो भी कंटेनर का कॉस्ट होगा, या तो उसका फुल पैसा रिटर्न कर देगा जो भी कॉस्ट होगा कंटेनर का, या तो उसका प्रोपोर्शनेटली रिटर्न करेगा। दो सिचुएशंस हो सकता है, या तो पूरा कॉस्ट रिटर्न कर दे कंटेनर का, या तो पार्टली रिटर्न करे, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में क्या करेंगे? अगर फुल रिटर्न कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर ज़ीरो हो गया, तो मटेरियल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ कंटेनर ज़ीरो ऐड होगा। अगर पार्टली रिटर्न कर रहा है, लेट्स से हमने हम लोगों ने क्या किया, 4,000 रुपया कंटेनर के लिए पे किया, 4,000 रुपीज़ पे फॉर नॉन रिटर्नेबल, 4,000 पे फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, ठीक है।
हमने 4,000 रुपये पे किया है। जब हम सप्लायर को रिटर्न किया तो सप्लायर 4,000 के बदले कितना रिटर्न किया, हमको 2,000 रुपये रिटर्न किया। तो 4,000 माइनस 2,000 रुपये जो हो गया हम लोग का कॉस्ट हो गया रिटर्नेबल कंटेनर का। तो ये 2,000 रुपीज़ का जो डिफरेंसेस आया उसको हम लोग ऐड करते हैं मटेरियल कॉस्ट में। रिटर्नेबल कंटेनर है तो इन दिस केस कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज फुल्ली और पार्टली रिफंडेड। अगर फुल्ली रिफंडेड है और पार्टली रिफंडेड है इट इज नॉट एडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फुल्ली रिफंडेड है तो नील ऐड होगा कॉस्ट ऑफ कंटेनर। अगर पार्टली रिफंडेड है तो जितना हम लोग को रिफंड मिल रहा है उतना वो कैसे कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कंटेनर से लेस कर देंगे जो हम लोगों ने पे किया है, और नेट कॉस्ट शो ऐड करेंगे, नेट कॉस्ट ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। उसके बाद है शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन हो सकता है। गुड्स यूनिट एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। जो हमारे पास अच्छा यूनिट पहुंचेगा वो कॉस्ट को अब्जॉर्व कर लेगा नॉर्मल रीजन की वजह से, अगर लॉस हो रहा है तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉसेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क, इवेपोरेशन, ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल कंडीशंस। क्योंकि नॉर्मल लॉस जो होता है हम लोग को पहले से एक्सपेक्टेड होता है कि अगर हम लोग इतना रॉ मटेरियल मंगवाएंगे तो इतना रास्ते में ख़राब होगा ही होगा, ये एक्सपेक्टेड होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेड होता है उसके कॉस्ट को, नॉर्मल लॉस के कॉस्ट को कौन बॉन्ड करता है, जो हमारे पास गुड्स यूनिट पहुंच रहा है। लेट से 1000 यूनिट हम लोगों ने रॉ मटेरियल ऑर्डर प्लेस किया, जिसमें से हम लोग को एक्सपेक्टेड है कि 10% जो होगा वो नॉर्मल लॉस है। तो 1000 का 10% कितना आएगा, 100 यूनिट। 100 यूनिट हम लोग को एक्सपेक्टेड है कि 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल मंगाया होगा वो 1000 यूनिट के हिसाब से हम लोगों ने सप्लायर को पे किया होगा। 1000 यूनिट का हम लोगों ने कॉस्ट पे किया होगा सप्लायर को। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास यूनिट कितना पहुंच रहा है, 900 यूनिट पहुंचा है, क्योंकि 100 यूनिट जो हो गया, 100 यूनिट जो हो गया वो रास्ते में ख़राब हो गया। तो हम लोगों ने सप्लायर को पे किया 1000 यूनिट के मटेरियल का, और हम लोग को मिल रहा है 900 यूनिट। तो 1000 यूनिट का जो हम लोगों ने कॉस्ट पे किया है वो कितना यूनिट कॉस्ट बर्न करेगा, 900 यूनिट कॉस्ट बर्न करेगा। जैसे 1000 यूनिट के लिए हम लोगों ने कैसे किया, 10,000 रुपीज़ पे किया। ठीक है, एट द रेट 1000 यूनिट एट द रेट 10,000 रुपीज़ हम लोगों ने पे किया, जिसमें से 10% एक्सपेक्टेड था कि नॉर्मल लॉस होगा, डेट इज 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का तो लॉस हो गया, 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 10, 1000 के वैल्यू का लॉस हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट तो हम लोग का 10,000 रुपीज़ चला गया, लेकिन यूनिट हम लोग को कितना मिल रहा है, 900 यूनिट मिल रहा है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 900 कर देंगे तो जो हमारा कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 11.11 आएगा। ठीक है, तो जो भी नॉर्मल रीजन की वजह से लॉस हो रहा है वो गुड्स यूनिट एब्जॉर्व करती है। शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन इज डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L। एबनॉर्मल रीजन की वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं कॉस्टिंग P&L के अंदर। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल रीजन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय गुड्स यूनिट। कॉस्ट जो लग रहा है एबनॉर्मल रीजन की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं करता है गुड्स यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीफ्रेज चोरी हो गया, मिस हैंडलिंग की वजह से हो गया, एटसेट्रा। तो अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से होगा तो वो गुड्स यूनिट को एब्जॉर्ब नहीं करती है। फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 लाख, टोटल आउटपुट 10,000 यूनिट, नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड 10%। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल हम लोग को फाइंड करना है। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला कैसे होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 लाख दे रखा है। ठीक है, 10,000 यूनिट है, 10,000 टोटल आउटपुट है, जिसमें से 10% क्या चीज़ है, नॉर्मल लॉस है। 10,000 का 10% क्या चीज़ आ रहा है, 1000 यूनिट आ रहा है। तो गुड्स यूनिट कितना है हम लोग के पास, 9,000 यूनिट गुड्स यूनिट पहुंचा, और कॉस्ट हम लोगों ने कितना पे किया, 10,000 यूनिट पे हम लोगों ने कितना कॉस्ट पे किया,
1,00,000 रुपये का 10,000 यूनिट के लिए हम लोगों ने कॉस्ट पे किया, लेकिन हम लोग को यूनिट कितना मिल रहा है, 9,000 यूनिट मिल रहा है। 9,000 यूनिट गुड कंडीशन में मिल रहा है। तो ये 10% का जो लॉस हुआ वो नॉर्मल रीज़न की वजह से हुआ। तो हम लोगों ने 1,00,000 रुपया जो पे किया मटेरियल के लिए 10,000 यूनिट के लिए, तो वो 1,00,000 का कॉस्ट जो होगा वो गुड्स यूनिट बॉर्न करेगी। तो गुड्स यूनिट कितना है, 9,000 यूनिट है, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 100 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट था नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का, कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे कॉस्टिंग P&L में। अगर नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको गुड्स यूनिट एब्जॉर्ब कर लेगी। ये ट्रीटमेंट है।